नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज़ और आम बजट से जुड़ी तमाम चर्चाओं पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षा करते हैं आम बजट की, और वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सर्वव्यापी बजट बताया। बीजेपी के तमाम दिग्गज भी इस बजट को बेहद खास बता रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में, चूंकि अब आम चुनाव का भी वक्त है, कई महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव होने, तो इस बजट का क्या राजनीतिक नफा और नुकसान हो सकता है, उस विषय पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो उसके लिए भी हमारे साथ एक खास अतिथि मौजूद हैं। जयश्री पिंगले मैम हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं जयंतीलाल भंडारी सर से। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर, क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सब सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, सभी वर्गों के हाथ इस बार खाली नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ये सच्चाई है? आप बेहतर बता पाएंगे। निश्चित रूप से यदि हम बजट की तस्वीर को देखें तो पाते हैं कि बजट के सिक्के पर एक पहलू के ऊपर आर्थिक सौगातें हैं। इतनी आर्थिक सौगातें पिछले 10 साल में कभी नहीं दी गई। और बजट के दूसरे सिक्के के ऊपर आर्थिक सुधार भी हैं। तो एक बड़ा रणनीतिक बजट है जिसके माध्यम से वित्त मंत्री लोगों को खुशियां भी दे रही हैं और उसके साथ साथ देश को विकास की डगर पर आगे बढ़ाने के लिए रणनीति भी दे रही है। सबसे खास बात बजट की यह है कि इस बजट में जहां विकास दर 6% से अधिक रखने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% से कम रखने की बात भी कही गई। यह बजट का सबसे बढ़िया, सबसे चमकीला और एक बड़ा रणनीतिक पक्ष कहा जा सकता है। जी हाँ मैम, क्योंकि अब स्वाभाविक सी बात है कि तमाम राजनेताओं की नज़रें भी इसलिए इस पूरे बजट पर थी, क्योंकि यहाँ से अब आम चुनाव में भी बहुत कम समय बाकी है। और दूसरा, हिंदी भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दक्षिण के कर्नाटक जैसे बड़े राज्य सहित कई ऐसे राज्यों में चुनाव है जिन्हें सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। तो क्या कहेंगे, क्या सरकार इस बजट के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भी सफल साबित हुई है? जी, जैसे पहले भी सर से बात हुई, हमने यही देखा है कि अगर हम चुनाव और पॉलिटिकल नज़रिए से इस बजट को देखें तो बहुत पॉपुलर बजट ये नहीं है ना। लेकिन लोगों, एक पीपल्स फ्रेंडली बजट जिसको कहते हैं, लोगों के साथ दोस्ताना रवैया, यानी सबसे ज़्यादा एड्रेस उसमें हुआ है मिडिल क्लास। तो पिछले कई बजटों से सरकार पर यह दबाव रहा है कि मिडिल क्लास को लेकर उसका जो टैक्सेशन का जो एक स्लॉट रहा है या टैक्सेशन का जो सेगमेंट रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं थी। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से मिडिल क्लास को एड्रेस किया है, उसको फोकस रखा है और बहुत ज़्यादा लोक लुभावन टाइप का बजट देने की बजाय एक स्थिरता और ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसको अपन कहें, उसकी तरफ ये ले जाता हुआ बजट है। और जो मेन इलेक्शन है 2024 का, वो संभवतः पॉपुलर बजट हो सकता है, लेकिन ये वाला बजट उन्होंने स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर फोकस और ओरिएंटेशन किया है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी को अभी देख रहे हैं, यूक्रेन के बाद जो हालात हैं तमाम दुनिया के, उसमें भारत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा होप और बहुत ज़्यादा आशा की नज़रों से देखा जा रहा है। और हम जो 10वें नंबर की इकोनॉमी थे, वो 5वें नंबर की इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है उसमें आए हुए हैं। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना सर, उस पर ज़्यादा बता पाएंगे कि हमने जो तेल खरीदा वो रूबल का पेमेंट करने की बजाय हमने रुपए से पेमेंट किया हुआ है। तो हम एक डोमिनेंस और अपनी ताकत है, अपने रुपए की ताकत है, उसको दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर को शो करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल पावर दिखाना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया में उसको स्वीकार करवाना चाह रहे हैं। तो उस नज़रिए से बहुत संभला हुआ और अलग किस्म का ये बजट है और इसको इस लिहाज से अप्रिसिएशन करना चाहिए कि अगर ग्रोथ की बात होती है और देखिए आप गरीबी रेखा की भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि 21% की जो बात थी वो 12% पर शायद गरीबी की चीज़ों पर वो ले गए हैं। और जीडीपी का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है उसको भी उन्होंने 6.8% के लगभग रखा है, ग्रोथ रेट को 7 के ऊपर रखा है। तो कुल मिला के एक अच्छी तस्वीर उभर कर आ रही है और एक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि देखिए
एक सेगमेंट को किसी को बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉपुलर बजट देके कि ये माफ़ कर दिया, कर्जे माफ़ी कर दी, ये तमाम चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जब तक पोस्ट कोविड हमें बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और एक स्टेबल ग्रोथ की ज़रूरत है, जिस पर ध्यान रखा गया है, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, हम लोग देखें कि अभी वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं अनेक देश आर्थिक चुनौतियों, आर्थिक विषमताओं से गुजर रहे हैं। भारत की तरफ लगभग सभी लोग देख भी रहे हैं और जिस तरह से आर्थिक चुनौतियों से भारत निपटने में सक्षम भी दिखाई दे रहा है, उसमें ये बजट कितना कारगर साबित होने वाला है। और खासतौर पर हम देखें कि भारत के सामने भी अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं, क्या उनसे निपटने के लिए, क्योंकि हम देखें कि एमएसएमई के लिए इस बार सरकार ने बहुत ठोस पहल की है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बार फिर आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ खास कदम उठाए गए हैं, एग्रीकल्चर को स्टार्टअप से जोड़ा गया है, डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक नई पहल की है। क्या ये जो तमाम सरकार की तरफ से बजट में जो प्रस्तुत किए गए हैं, ये एक विकसित भारत की को बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे? निश्चित रूप से ये जो बजट है उसमें वैश्विक चुनौतियों के मद्देनज़र भारत की तस्वीर अलग से चमकाने, दुनिया के फिर से एक मददगार देश के रूप में उभरने के लिए भी रणनीति है, और साथ ही देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक मुश्किलें हैं, आंतरिक ज़रूरतें हैं, उन सब के लिए भी इसमें रणनीतिक कदम है। हम ये देखें कि ये बजट एक तरफ गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए एक वरदान दिखाई दे रहा है। देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक साल 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक पूरे साल भर निःशुल्क खाद्यान्न देना पूरी दुनिया में रेखांकित हो रहा है। और आज बजट प्रस्तुत होने के बाद दुनिया की ये सुर्खियाँ रही कि भारत वो देश है जहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा, क्योंकि वो गरीब हैं और उनका सशक्तिकरण देश की और समाज की ज़रूरत है। मध्यम वर्ग को इस बजट ने बहुत कुछ दिया है। 2014-15 के बाद से मध्यम वर्ग की एक बड़ी ज़रूरत थी कि उनको टैक्स रिलीफ दिया जाए। सरकार का ये कहना था कि बुनियादी ढांचा बढ़ा रहे हैं, शिक्षा आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य में आवंटन बढ़ रहा है, लेकिन उससे मध्यम वर्ग खुश नहीं था। इस बार सरकार ने सौगातों के रूप में मध्यम वर्ग को बहुत लाभ पहुंचाया है। और ये छोटी बात नहीं है कि 7 लाख तक कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। और इन सब के साथ में महिलाओं की बचत के लिए तथा बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन की बचत के लिए भी बजट में बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। हम उच्च वर्ग की तरफ देखें तो इस बजट में जो आयकर की दरें हैं, उच्चतम दरें हैं, उसके अंदर भी कमी की गई है। तो एक ऐसा बजट जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए, जो मध्यम वर्ग के लिए और जो लग्जरी से संबंधित, जो धन से संबंधित वर्ग है, अमीर वर्ग है, उनके लिए भी राहत देते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि एक ऐसा रणनीतिक बजट है जिसमें सब तरंग दिखाई दे रहे हैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे कृषि क्षेत्र की छोटी योजनाएं हो, फसल बीमा से संबंधित हो, किसानों की पूरक आय बढ़ाना हो, और ख़ासतौर से मोटे अनाज 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो भारत ने ये एक बड़ा प्रयास किया है इस बजट के माध्यम से कि मोटे अनाज का, और जिसे एक बड़ा नया नाम दिया है श्री अन्न, बहुत महत्वपूर्ण है। जो मोटे अनाज का सम्मान है, मोटे अनाज का वैश्विक हब बनाने के लिए बजट में प्रावधान है। ये भी एक बजट की बड़ी मिसाल है। छोटे और कुटीर उद्योग जो भी बीमार हैं, उनके लिए अलग से फंड बनाया गया है कि उनकी उस बीमारी को बढ़ने से रोका जाएगा। और ख़ासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो PLI है, जिसके माध्यम से हम उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कच्चे माल का, जिनको बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, ऐसी PLI योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक रोजगार की बात है, 13 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय रखा गया है, और इसके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण कार्यों और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से रोजगार का निर्माण होगा। देश की नई पीढ़ी को 47 लाख लोगों को लगातार भत्ता देने की बात भी इसके अंदर की गई है। तो कुल मिला के सारे वर्गों के लिए इस बजट में प्रावधान है, और निश्चित रूप से जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2024 के पहले का पूर्ण बजट है। 2024 का जो बजट आएगा वो अनुदान मांगों के रूप में होगा, पूर्ण बजट नहीं होगा। तो वो राजनीतिक जो जरूरत थी इस बजट के माध्यम से पूरी हो रही है। और आर्थिक सुधार के माध्यम से देश को विकसित देश बनाना 2047 का एक विजन है इसके अंदर, और 2026-27 में $5 ट्रिलियन के दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी एक विजन इस बजट के अंदर
रेखांकित होते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीतिक रणनीति की बात करते हैं और उसको बजट से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। जयश्री मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, हम देखें कि सरकार की बात करें, उसकी राजनीतिक रणनीति की बात करें तो सामाजिक और धार्मिक पहलू इस सरकार के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के पास सबसे बड़ा यदि कोई अस्त्र है सरकार के खिलाफ का है तो वो है बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक स्थितियां। क्या ये बजट विपक्ष के इन आरोपों का जवाब साबित होगा, या यूं कहें कि सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें कहीं ना कहीं जिसके जो परिणाम आने वाले समय में आएंगे वो विपक्ष के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, कोविड के बाद के दौरान के बाद की हम बात करें तो तब बहुत लड़खड़ा गई थी अर्थव्यवस्था, लेकिन उसके बाद संभल गया है मामला। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर और जिस तरह का आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है और जो सिलसिला बना है अलग अलग सेगमेंट्स में, और पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ किया है देश में, तो जॉब्स क्रिएट हुई है। और बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी भी वो 4.5% पर ले आए हैं, पहले से कम हुई है, 4.5% की बात उन्होंने की है। तो निसंदेह बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है अभी भी। और मुझे एक चीज़ जो ज़्यादा खल रही है वो ये दिख रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र का विकास या श्रमिक, जो कि जीडीपी में 90% तक कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को शायद उस तरह से अभी इस बजट में उतना एड्रेस नहीं हो पाया है, या उसके बारे में वो बात नहीं है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो भी सेक्टर जो है, जैसे एमएसपी पर बहुत उम्मीदें पाल कर बैठे हुए थे किसान, या उनको लग रहा था कि चूंकि किसानी की हालत सभी जानते हैं, तो एक ये उम्मीद थी कि शायद ब्याज माफ़ी की घोषणा हो जाएगी, भले ही कर्ज माफ़ी की घोषणा ना हो। तो उस पर भी थोड़ा सा ये जो बजट है। दूसरा, ये जो पीपीपी मॉडल के बाद में जॉब क्रिएशंस की जो बात है या जॉब कम होने की जो बात है, उसको लेकर ज़रूर एक बहुत बड़े सवाल सबके इर्द गिर्द है। तो वो तो आने वाला वक्त ही इस बजट के बाद में चीज़ों को, जब ज़मीन पे जब बजट उतरता है तो किस लिहाज से और किस तरह से होगा वो होगा। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह का जनमानस बहुत प्रभावित नहीं कर पाता है। जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है उससे हटके चुनाव हम देख रहे हैं कुछ समय से, तो अलग सेंटीमेंट्स के चुनाव हो गए हैं वो, तो उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट या प्रभाव कहें वो नहीं हो पाता है, वो देखा नहीं गया है। इसीलिए आप देखिएगा कि अभी के जो बजट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता या परवाह भी नहीं की है कि बहुत ज़्यादा पहले सब्सिडीज बांट दी जाए या ये कर, उन्होंने ध्यान रखा है ग्रोथ पे और उन्होंने ध्यान रखा है किस तरह से हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं और काम दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो सब्सिडियां बांटते बैठे या वो करते बैठे। जी बिल्कुल। जी, जयश्री मैम ने जो संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बात की है, तो लेकिन सरकार की मंशा इस बजट के माध्यम से, सर मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये मंशा है कि अब असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्रों में विलय किया जाए, या कुल मिलाकर संगठित क्षेत्र का एक पैमाना बढ़ाया जाए। क्या आप उससे महसूस करते हैं और ये मंशा स्पष्ट हो रही? निश्चित रूप से नए बजट में कोई प्रत्यक्ष रोजगार योजना नहीं है, लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए ये रणनीति बताई गई है कि कौशल विकास बढ़ाया जाएगा। खासतौर से नई पीढ़ी में जो रोजगार के मौके हैं उनको पाने के लिए कौशल विकास किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नई पीढ़ी को नए दौर के जो तकनीक हैं उसके लिए बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। कौशल विकास बजट में बार बार फोकस हुआ है, तो कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम आएंगी और वे बहुत करोड़ों की संख्या में नहीं होंगी, लेकिन निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि निजी क्षेत्र के में जो ज़रूरत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया अब और तेज़ी से बढ़ेगा। G20 के कारण भारत की जो तस्वीर है पूरी दुनिया में बढ़ेगी। दुनिया के लोग जो G20 में प्रतिनिधि बन के आएंगे वे भारत की तस्वीर को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का तेज़ी से बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इस साल भी हमारे देश में है और अगले साल में भी जो संभावनाएं हैं भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी।
तो ये जो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जो ये विकास होगा, उससे रोजगार के मौके निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। मैम, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि चुनावी चूंकि यह साल है, लेकिन सरकार ने ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, तो क्या ये माने कि जो लोक लुभावन वादे हैं वो चुनावी मंच पर दिखाई और सुनाई देंगे, और इसलिए सरकार ने जो अपना एक चेहरा रखा है वो ग्रोथ की तरफ रखा है, बजट की तरफ, और जो लोक लुभावन घोषणा है उसे चुनावी रणनीति के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मानते हैं? देखिए, बजट वोट में तब्दील हो, ये अभी बहुत लंबा सिलसिला है, लंबा वक्त कुछ है भी अभी कहना तो। जल्दबाजी होगा इस। अभी क्या है कि 24 का जो चुनाव है उसके पहले जमीन बहुत मजबूत चाहिए और बहुत ही हकीकत की जमीन चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप बातें कर लें और कुछ जमीन पर ना उतर पाए। तो बहुत ही संभल के, समय हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही एक ही साल का समय है ना आपके पास, तो कुछ टाइम नहीं है आपके पास। तो वो जो चीज़ है वो इस चुनाव में हमें पूरी इस बजट में हमें पूरी होती दिख रही है, ताकि अगला चुनाव जो बीजेपी फेस करेगी। और देखिए, पूरे बजट का जो एक उन्होंने कहा है कि ये स्वर्ण दौर के लिए बजट है ना, अमृतकाल तो अभी चल रहा है, तो भविष्य का जो स्वर्णिम दौर है उसके लिए तो बहुत बड़ी योजना, व्यापक योजना, देश को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बात जो कही गई है, तो वो अगर वाकई में इस तरह का प्रोसेस शुरू होता है तो बहुत हद तक ये जो समस्या है बेरोजगारी की, वो भी बहुत ख़त्म होने की, या उसको भी एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देगा कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है या उनको काम मिल रहा है लोगों को। एक ये दौर की भी बात हो सकती है। देखिए, इस बार मनरेगा पर कोई बात नहीं हुई मेरे ख्याल से, तो मनरेगा एक बड़ा कौशल विकास पर सबसे ज़्यादा बात हुई जी। तो मतलब बदलते हुए वक्त के साथ में जो सोचा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुनियादी ढांचा है, अगर उस पर काम होता है और दूसरे सेक्टर्स पर काम होता है तो काम बढ़ेगा। और देखिए, बजट की मजबूती ही भाजपा की मजबूती होगी कुल मिला के आने वाले चुनाव में। तो अभी तो उनको खेलना है, मतलब अभी तो फील्डिंग जम रही है ना अपोजिशंस की, तो अभी तो वो जितना मजबूत पारी खेलेंगे और मजबूत अपनी दावेदारी दिखाएंगे, तो ये उनका टाइम है। जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम देखें कि ऐतिहासिक राशि की सरकार ने बात की, 10 लाख करोड़ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी राशि है। स्किल डेवलपमेंट की सरकार ने बात की है, और अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हम ये मान सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आने वाला समय तकनीकी युग है, तो सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर भी सरकार अब वहीं पर तलाश रही है। क्या वास्तव में तकनीकी क्षेत्र में अब इस बजट के बाद में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सर बातें कही हुई है, एनजीओ की मदद से कई बातें की गई है, कई कार्यशालाएं भी की गई है, लेकिन वो एक कमरे तक सिमट के रह गई है, उनका जमीनी स्तर पर हम देखें कि सामना नहीं हो पाया। निश्चित रूप से नए बजट के बाद में कौशल विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा, और कौशल विकास जब हमारी नई पीढ़ी की मुट्ठियों में होगा तो उन्हें रोजगार के मौके देश में नहीं पूरी दुनिया में होंगे। अभी जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि 2030 तक यदि दुनिया में किसी देश की नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा मौके मिलेंगे तो वो भारत की नई पीढ़ी होगी। लेकिन इन मौक़ों को मुट्ठियों में करने के लिए ज़रूरी होगा कि भारत की नई पीढ़ी की एक मुट्ठी में डिग्री हो और दूसरी मुट्ठी में वो कौशल विकास हो जो दुनिया के नए दौर का कौशल विकास हो। और वो कौशल विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हो, वो मशीन लर्निंग के रूप में हो, और वो कौशल विकास और नई जो तकनीकें हैं और जो नई लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की, उनके रूप में होना चाहिए। तो ये बजट के माध्यम से जिस तरह से कौशल विकास के लिए प्रयास किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, निश्चित रूप से ये नए दौर की जो नई पीढ़ी है उसकी मुट्ठियों के अंदर ऐसे कौशल देंगे जिनसे रोजगार बढ़ते हुए दिखाई देगा। मैम, एक जैसे सर ने भी बताया कि 80 करोड़ लोग खाद्यान्न योजना का लाभ लेते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उसके लिए राशि आवंटित की, 1 साल के लिए उसे बढ़ाया गया है। अब इसका एक पहलू यह है कि इसमें हितग्राहियों को सीधे मदद मिलती है, और दूसरा एक उसका फैक्टर जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है रेवड़ी कल्चर। क्या राजनीतिक तौर पर ये फायदा पहुंचाएगा, और क्या ये जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ है ये आने वाले समय में विपक्षी दल भी अपनाएंगे? देखिए, एक तो मैं इस रेवड़ी कल्चर वाले जो एक जुमला निकल पड़ा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि इस देश में अभी भी
मतलब 20% तो लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना दूर है, दूर है। मुश्किल है, और काम नहीं है उनके पास में। तो वहाँ पर सरकार क्या हाथ पहुँचे, सरकार की राहत पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देश जो है वो ऐसे डाटास पे और ऐसे आंकड़ों पर और ऐसी बातों से नहीं चल सकता। आखिरी पंक्ति का जो आदमी है जो तकलीफ़ में है, क्योंकि अभी देश को बहुत आगे बढ़ना है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो बहुत लंबा संघर्ष है आम आदमी के पास। तो वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि खाना सबका हक है। भरपेट भोजन, ठीक से भोजन, इस हर व्यक्ति का इस देश में हक है, और उसको वो हासिल नहीं है तो वहाँ पर सरकार की मदद बहुत ज़रूरी है। अब मुद्दा ये है कि वो जो बात है उसका मॉनिटरिंग और उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो हकीकत में वो योजना जो है वो निचले आदमी तक पहुँचे। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे राइट टू फूड हो। वो कैसे हो सकता है बेहतर, क्योंकि हमने देखा है कि वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, उन लोगों तक वो खाद्यान्न नहीं पहुँचता, या योजना बन जाती है और वो बात नहीं हो पाती है। तो अभी उस पर काम करना चाहिए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि आप इस तरह की कोई रेवड़ी कल्चर टाइप की जो बात अभी हो रही है कि वो किया जाए। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं उसका नहीं कहूँगी, लेकिन हर जो सत्ताधारी दल है उसका ये काम है। और एक हम ऐसा चेहरा चाहते हैं सरकार का या राजनीतिक दलों का, जो सोचती है, जो बताती है कि जो आखिरी पंक्ति का आदमी है उसके लिए उसका नजरिया क्या है, और उसके पास उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है। जी सर, एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों को लेकर बातें हमेशा से बड़ी बड़ी कही जाती रही है, लेकिन खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाया, ये भी एक सत्य है, हकीकत है। क्या इस बार जो सरकार ने अपना पूरा फोकस गांव, ग्रामीण और किसानी क्षेत्र को लेकर किया है, और खासतौर पर युवाओं के लिए हम देखें कि स्टार्टअप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे भी जोड़ा है, क्या इसका लाभ मिलेगा? और एक बार जब किसान फिर सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, तो वो पूरी होती दिखाई दे रही? निसंदेह नए बजट से किसानों को मुस्कुराहट देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये मुस्कुराहट इसलिए संभावित है क्योंकि इस बजट में छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा प्रावधान है। छोटे किसानों को जहां 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, यद्यपि उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन दूसरी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं फसल बीमा की योजना है, उनकी खासतौर से खेती के लिए अनुसंधान के, खेती के लिए जो महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण बीज हैं उनके लिए, इन सब के लिए इस बजट में अभूतपूर्व प्रावधान है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कृषि के संबंध में, कि कृषि को तकनीकी रूप से साधन संपन्न बनाने के लिए बजट में पहली बार इतने प्रावधान किए गए हैं। ऐसे पहले प्रावधान कभी नहीं थे कि तकनीकी शक्ति के साथ भारत की कृषि आगे बढ़े, वो सारे प्रावधान हैं। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसानों की मुट्ठियों के अंदर भी नई तकनीकी शक्ति, नई तकनीकें आएंगी, तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, और ये उत्पादन न केवल देश के लिए पर्याप्त होगा, और लगातार पिछले 5 वर्ष से रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, ये भी देश की बड़ी ताकत है। और अब देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि दुनिया के 113-14 ऐसे देश हैं जहाँ खाद्यान्न की कमी है। कोरोना काल में 2 साल तक हमने दुनिया के अधिकांश देशों को, जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न आपूर्ति की थी। इस बार फिर जो नई परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति युद्ध के कारण, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया एक बार फिर से खाद्यान्न संकट के दौर में जा सकती है। प्राकृतिक संकट की, प्राकृतिक आपदा की बात कही गई है, और ये कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फिर खाद्यान्न की कमी होगी। लेकिन नए बजट से ये रेखांकित हो रहा है कि भारत का, हमारे देश में खाद्यान्न बढ़ेगा, जो देश की ज़रूरत की पूर्ति भी करेगा, और दुनिया के ज़रूरतमंद देशों के लिए भी अपने कदम भारत आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। अब खाद्यान्न भारत की ऐसी नई ताकत है जिससे देश के गरीबों को भी लाभ हो रहा है, और दुनिया के करोड़ों लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, और इस बजट से वो उम्मीद भी दुनिया के लोगों की पूरी होते हुए दिखाई देगी। मैम, लेकिन केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और राज्य सरकारों का अपना भी एक बजट होता है, और सबकी अपनी अपने बजट की एक आधारभूत संरचना है।
लेकिन हम देखें कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो रेवड़ी कल्चर को लेकर अभी हम बात करें तो उनकी अपनी अलग नीतियां होती है। अभी हम देखें कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली की गई है, उसका एक अतिरिक्त बोझ कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ सरकारों पर पड़ता है, केंद्र सरकार पर भी पड़ता है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पर पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। किसानों के कर्ज माफी का हम लोग देखें कि चुनावी साल एक बार फिर शिगुफा हमारे सामने आने वाला है। क्या इन सब चीजों से जो ग्रोथ करने वाले हम होते हैं वो इफेक्ट पड़ता है उस पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोक लुभावन बातें होते हैं और इसका सीधा सीधा असर कुछ ऐसी परिस्थितियों पर पड़ता है जो आगे जाने से रोकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, खाद्यान्न वगैरह टाइप की जो योजना है वो तो उसका तो बहुत ही स्वागत है, लेकिन इस तरह का जो वोट को हासिल करने के लिए जिस तरह की योजनाएं बन रही है या जिस तरह के मैनिफेस्टोज आते हैं इन लोगों की, कि वो उस पर रोक लगना बहुत आवश्यक है। और दूसरा एक और चीज़ है, वो समझने की बात है, क्या है कि इस सिस्टम में हमारे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है व्यक्ति को। तो सोशल सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर पे कोई सोशल सिक्योरिटी का एक फॉर्मेट तैयार कर देती है चुनाव से पहले, कि हम आपको ये देंगे, कोई खाना दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बुनियादी चीज़ों पर ही जाना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी का जो दूसरे देशों में है एक सिस्टम, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे ये काम नहीं होना चाहिए, उसके हक में होना चाहिए, उसकी ताकत में होना चाहिए ये काम, कि वो डिप्राइव्ड है, उसकी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो, तो उसको क्या सुविधाएं व्यवस्थाएं क्या मिलेंगी। तो सोशल सिक्योरिटी को मजबूती देने वाली बात पॉलिटिकल पार्टियों को एक फोरम पर आकर करनी चाहिए और हकीकत में वो चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आम आदमी और जो जिसका उत्थान होना अभी बाकी है, अमृत काल में भी वो अमृत काल के अमृत को नहीं चख पा रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए सोचना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए सोचना चाहिए। और सर, जाते जाते एक आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बजट ठोस साबित होने वाला है? निसंदेह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम ये बजट सिद्ध होगा, लेकिन बजट की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। महंगाई पे नियंत्रित बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, बहुत बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, उनके कार्यान्वयन पर हमें शुरू से ध्यान देना होगा। और इन सबसे भी बड़ी बात, जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, जिसे जीडीपी के 6% के भीतर 5.9% के आसपास रखने की बात कही गई है, उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी होगा। तो ये चुनौतियां सामने खड़ी हैं। इन चुनौतियों पर यदि ध्यान दिया गया, इन चुनौतियों पर यदि जीत हासिल कर ली गई, तो ये बजट निश्चित रूप से अभूतपूर्व बजट होगा। मैम, बजट पर आपकी तरफ से एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर खास टिप्पणी? बस राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी, जो मैंने अभी एक वर्ड कहा कि अमृत जो चख नहीं पाया है, अमृत काल में भी देश के इतने सुनहरे दौर में हम चल रहे हैं और पावर अपनी नई ताकत को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जेन्युइनली उन लोगों के लिए काम होना चाहिए, उन लोगों को लक्ष्य रखकर काम होना चाहिए जो अभी भी वंचित है और हाशिए पर है हमारे समाज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। जयश्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंतीलाल भंडारी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बजट सभी सेक्टर्स के लिए बहुत लाभकारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सकारात्मक आ रही है, लेकिन ज़रूरत है कि जो तमाम बातें की गई है उनका एग्जीक्यूशन भी उसी तर्ज पर किया जाए जैसी कि उम्मीदें हैं। तो निश्चित तौर पर अमृत काल का ये अमृत, जैसा कि मैम ने भी कहा, जो चखने से वंचित हैं वो लोगों तक मिल पाएगा और ख़ास तौर पर जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, अगर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो ग्रॉस रूट के माध्यम से एक बार फिर भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में आने में अपने जो संकल्प है उसमें पूर्ण हो पाएगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आम बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल वक्त है इजाज़त का, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।